लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ कहानी सफलता का रहस्य। हर व्यक्ति सफलता का रहस्य जानना चाहता है। एक बार एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। तो सुकरात ने उस व्यक्ति से कहा कि वो कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। रात बीती, सुबह हुई। दूसरे दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति नदी के पास पहुंचा। वहां सुकरात भी थे। तभी सुकरात ने उस व्यक्ति को नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने को कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। सुकरात की अनोखी शैली। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। सुकरात उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने उस व्यक्ति को काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। जब उन्हें लगा कि अब शायद थोड़ी और देर इसे डुबोए के रखने से यह मर सकता है, तब उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। जैसे ही सुकरात ने उस व्यक्ति को छोड़ा, उसने अपना सर पानी से बाहर निकाल लिया, फिर जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। प्रश्नों के उत्तर। जब उसकी जान में जान आई तो वो सुकरात की ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगा। उसके इस विस्मय भरे भाव को देखकर सुकरात मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। डूबता हुआ व्यक्ति और क्या चाहेगा? सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाह रहे थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल उसी के योग्य प्रयास एवं श्रम करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं दूसरी कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक अदम्य साहस की कहानी। अगर आपके अंदर साहस, हौसला है तो आप अपने लक्ष्य को पहुंचने में कामयाब जरूर होंगे। रिया एक साहसी लड़की। रिया एक साधारण परिवार की बेटी अपनी खूबसूरती और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण हमेशा लोगों की नज़रों में रहती थी। कॉलेज में कुछ लड़के तो उसके पीछे दीवाने थे, तो कुछ लड़कियां उससे जलती थीं। रिया की सौतेली माँ मीना भी उससे नफरत करती थी। मीना चाहती थी कि रिया कभी आगे ना बढ़ सके। हर रोज रिया नई चुनौतियों का सामना करती थी। कुछ लड़के उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते, तो कुछ लड़कियां उसके बारे में अफवाहें फैलाती। मीना भी हर मौके पर उसे ताने मारती और नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन रिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। वो जानती थी कि उसकी सफलता ही उन लोगों को जवाब देगी। रिया बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी, पर लोग उसके सपनों की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद रिया ने आईएएस करने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं और वो उसकी तैयारियों में लग गई। रिया ने आईएएस की तैयारी में बहुत मेहनत की। उसने दिन रात पढ़ाई की और हर संभव कोशिश की, लेकिन पहली बार में उसे सफलता नहीं मिली। रिया को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा में दूसरा प्रयास। दूसरी बार रिया ने और भी कड़ी मेहनत की। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपनी तैयारी में और भी सुधार किए। इस बार रिया पूरी तरह से तैयार थी। एक साल बाद रिया ने फिर से आईएएस की परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होने के बाद रिया को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और परिणाम का इंतजार करने लगी। कुछ महीनों बाद परिणाम आ गए। इस बार भी रिया सफल नहीं हुई। इस बार इंटरव्यू के बाद भी सफलता नहीं मिली। रिया टूट चुकी थी। सौतेली माँ बहुत खुश थी। अपने हर परिचित से कह रही थी, आईएएस बनना इतना आसान होता तो कहना ही क्या था। ये पढ़ाई करती नहीं थी, रात में जाग जाग कर आशिकों से प्रेम की पींगे लड़ाती थी। रिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो असफलता से उतनी आहत नहीं थी जितना इन सब तानों से आहत थी। पापा का हाथ। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठकर भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसी समय उसके पापा आए। पापा ने सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे सब पता है, तुम गलत नहीं हो बेटा, बस हार मत मानो। तुम वो मत करो जो सब चाह रहे, तुम वो करो जो तुम चाह रही हो।
हार कर बैठ जाना असफलता है, लड़ते रहना असफलता की निशानी नहीं है। इसलिए लड़ते हो, फिर से प्रयास करो। रिया अपने पापा को पकड़कर फफक कर रो पड़ी। रिया को पापा ने कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैंने दूसरी शादी की और तुम्हें इतना कष्ट हुआ। बाप बेटी गले मिलकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा वचन दे तुम हार नहीं मानोगी। रिया ने पापा के हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई प्रॉमिस। रिया को जीवन की एक संजीवनी मिल चुकी थी, एग्जाम की तैयारी। रिया अब दुगने उत्साह से एग्जाम की तैयारी में लग गई। इस बार प्रीलिम्स के पहले रिया ज्यादा रिलैक्स थी। परीक्षा कक्ष में खुद को ज्यादा सजग और सहज महसूस कर रही थी। परीक्षा देने के बाद लग चुका था प्रीलिम्स हो जाएगा, अब बारी मेंस की थी। रिया इस बार ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाह रही थी। काफी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के बाद अब रिया ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट अनुकूल हुआ। अब मेंस की बारी थी। रिया इस बार कोई चूक नहीं चाह रही थी। फाइनली वो दिन आ गया और अब मेंस शुरू हो गए। आज रिया का पेपर खत्म हुआ। रिया का मेंस खत्म हो चुका था। वो अब इंटरव्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहती थी। पिछली बार यहीं वो चूक गई थी। महीना गुजर चुका था। पापा को दिल का दौरा। एक दिन 11 बजे के करीब रिया के पापा को दिल का दौरा पड़ा। घर में कोहराम मचा था। रिया एम्बुलेंस के लिए हॉस्पिटल में फ़ोन कर रही थी। उसी समय उसकी बेस्ट फ्रेंड गरिमा का कॉल आया। वो भी आईएएस की तैयारी कर रही थी। रिया अनमने ढंग से फ़ोन उठाई तो रिया ने कहा, बाद में मैं बात करती हूँ। उसने पूछा, क्या हुआ? रिया ने कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। गरिमा ने कहा, मैं भी आती हूँ। रिया अपने पापा को मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने देखते ही कहा, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, इमरजेंसी एडमिट करना होगा। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतना पैसा कहाँ से आएगा? रिया की फाइनेंशियल कंडीशन। रिया के फोन की घंटी फिर बजी। इस बार गरिमा फिर से फोन कर रही थी। रिया झल्लाने वाली थी कि बार बार कॉल क्यों कर रही थी, बार बार कॉल क्यों कर रही हो? तभी दूसरी साइड से गरिमा ने कहा, रुक, मैंने तुम्हें देख लिया, मैं भी हॉस्पिटल आ गई हूँ। गरिमा को रिया की फाइनेंशियल कंडीशन पता थी। गरिमा ने कहा, अंकल को जल्दी से इमरजेंसी में एडमिट कराओ। रिया हताश गरिमा को देख रही थी। गरिमा ने कहा, अरे तुम्हारा पैसा मेरे पास था, मैं ले आई। ये लो अपनी पहले किस्त के 2 लाख रुपए। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, गरिमा ने पेमेंट काउंटर पर जाकर 1 लाख जमा करा दिए। अब रिया के पापा इमरजेंसी में एडमिट हो चुके थे। गरिमा ने रिया से कहा, जो हमें करना था हम लोगों ने किया। अब भगवान से प्रार्थना करो और डॉक्टर पर भरोसा करो, सब अच्छा होगा। पढ़ाई की फीस। रिया कुछ पूछना चाह रही थी। गरिमा ने बचे 1 लाख उसकी हाथ में देते हुए कहा, ये तुमने जो 3 साल मुझे पढ़ाया है उसकी फीस है। अरे मैंने तुम्हें कॉल किया था ये बताने के लिए, हम दोनों आईएएस मेंस पास कर गए हैं। रिया गरिमा से लिपट कर रोने लगी। मीना की तेज आवाज रिया के कानों में आई, अपने पापा के पास क्यों नहीं हो? इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, गरिमा ने कहा, आंटी वहाँ किसी की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने बैठने को कहा है। मीना बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। इंटरव्यू की तैयारी। कुछ दिनों के बाद रिया के पापा हॉस्पिटल से घर लौट आए। अब रिया फिर से इंटरव्यू की तैयारी में गरिमा के साथ लग गई। इंटरव्यू हुआ, दोनों ने अच्छे से इंटरव्यू दिया। रिजल्ट का इंतज़ार सारे आईएएस की तैयारी करने वाले कर रहे थे और रिया अपनी ज़िंदगी में लगी थी। एक दिन शाम को गरिमा का कॉल आया। वो रोने लगी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रिया घबरा गई। गरिमा चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ टीवी सुनाई दिया रिया को। रिया भागकर टीवी खोली, न्यूज़ लगाया तो वो भी फफक कर रोने लगी। आईएएस टॉपर का नाम। टीवी पर इस बार के आईएएस टॉपर का नाम आ रहा था। रिया ने टॉप किया था। खुद को संभालने के बाद रिया ने गरिमा को कॉल किया तो गरिमा ने रोते हुए कहा, गेट खोल, मैं गेट पर हूँ। हाथ में मिठाई का डब्बा लिए गरिमा ने कहा, तुमने इस बार टॉप की है और मैं भी सफल हो गई, मुझे 11वीं रैंक आई है। रिया ने कहा, हाँ मैंने देखा। रिया के पापा पीछे खड़े होकर दोनों की बात सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बह रही थी। अपने पापा को देखकर रिया लिपट गई और कहा, मैं जीत गई पापा, मैंने आईएएस टॉप कर लिया है। उसके सर पर हाथ रखकर उसके पापा ने कहा, बेटा
आज मैं भी जीत गया। मीना झलमुन कर रह गई, अब कुछ नहीं हो सकता था। रिया ने अपनी सफलता से उन सभी लोगों को जवाब दिया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। रिया की कहानी एक प्रेरणा है, यह हमें सिखाती है कि अगर हम हार ना माने और कड़ी मेहनत करें तो हम अपनी मंजिल ज़रूर पा सकते हैं। रिया की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए भी प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। रिया की कहानी का अंत यही नहीं होता। आईएएस बनने के बाद रिया ने एक ईमानदार और कुशल अधिकारी बनकर समाज की सेवा की। उसने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए काम किया। रिया एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बन गई और उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कहानी की सीख: खूबसूरती और बुद्धि हमेशा ईर्ष्या का कारण बनते हैं। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। अब मैं अगली कहानी की शुरुआत करती हूँ। क्रोध गलत रास्ते का साथी। हमेशा क्रोध गलत रास्ते का साथी होता है। एक गांव में जमींदार हृदय सिंह रहते थे। हृदय सिंह के 5 पुत्र थे, अभी पांचों स्कूल में पढ़ते थे। सबसे बड़ा पुत्र विराट 10वीं कक्षा में था और सबसे छोटा पुत्र श्रेष्ठ दूसरी कक्षा में था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो हृदय सिंह की बहन भी आई हुई थी। हृदय सिंह के परिवार में काफी अच्छा माहौल था। लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे और सहायता भी करते थे। बच्चे चंचल थे परंतु अच्छे थे। परंतु कभी न कभी तो कुछ ऐसा हो ही जाता है जो परिवार के लोग नहीं चाहते। माँ ने बनाई विराट की पसंदीदा जलेबी। एक बार एक अजीब घटना घटी। विराट को जलेबी बहुत पसंद थी। उस दिन विराट की माँ ने सबके लिए घर में जलेबी बनाई थी। विराट के 10वीं के बोर्ड थे तो वो कोचिंग गया हुआ था। एक बार अजीब घटना घटी। विराट को जलेबी बहुत पसंद थी। उस दिन विराट की माँ ने सबके लिए घर में जलेबी बनाई थी। विराट के 10वीं के बोर्ड थे तो वो कोचिंग गया हुआ था। विराट को पता था आज माँ जलेबियाँ बनाने वाली है। जैसे ही विराट कोचिंग से वापस आता है वो सीधा रसोई घर पहुंच जाता है। रसोई घर में वो जलेबियाँ ढूंढता है परंतु यह क्या, उसे जलेबियाँ नहीं मिलती। फिर वो फ्रिज में देखता है, वहाँ भी जलेबियाँ नहीं होती। वो जल्दी अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है, माँ आज तुमने जलेबियाँ बनाई थी ना? तो उसकी माँ उससे कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारी जलेबियाँ रसोई घर में ही ढक कर रखी हुई हैं। विराट को नहीं मिल पाई जलेबी। विराट को लगता है कहीं मुझसे ढूंढने में गलती तो नहीं हो गई। यह सोच वो फिर से रसोई घर में जाता है परंतु उसे फिर भी जलेबियाँ नहीं मिलती। दुखी है वो कहता है, माँ मैंने ढूंढ ली, मुझे नहीं मिली, आप ही चलकर दे दो मुझे। तब उसकी माँ उसके साथ रसोई घर में आती है परंतु यह क्या, जलेबियाँ तो खत्म हो चुकी हैं। यह देख माँ हैरान हो जाती है। माँ ने बच्चों से पूछना शुरू किया, जलेबियाँ किसने खाई? तब जाकर पता चला विराट के छोटे भाई ने जलेबियाँ खा ली हैं। विराट को आया गुस्सा। माँ ने आकर विराट से कहा, बेटा तेरे भाइयों ने जलेबियाँ खा ली, मैं तेरे लिए शाम को बना दूंगी। परंतु विराट का ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित था कि उसके भाइयों ने उसकी जलेबियाँ खा ली। विराट इतना क्रोधित हो गया कि उसने गुस्से में रसोई घर में रखा पानी का घड़ा गिराकर तोड़ दिया। यह देख उसकी माँ उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उसके पिता ने माँ का हाथ पकड़ा और बरामदे की तरफ ले गए। फिर वहाँ से आवाज़ लगाई, कोई माँ के लिए एक गिलास पानी ले आओ। बुआ और दीदी जी ने की सफाई। अब तक विराट को एहसास हो चुका था कि उससे अनर्थ हो गया है। कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था। वो रसोई घर में गिरे मटके के पास ही खड़ा था। उसके घर काम करने वाली महिला, दीदी जी और बुआ मिलकर टूटे खड़े और बिखरे पानी की सफाई कर रहे थे। तभी बुआ विराट से कहती है, बेटा सोफे पर बैठ जाओ, ध्यान से जाना। सुबकता हुआ विराट सोफे पर जा बैठता है। फिर कुछ देर के बाद विराट के पापा आकर विराट के बगल में बैठ गए। विराट को लग रहा था कि पापा अब मारेंगे।
विराट को हुई ग्लानि। यह देख उसे और भी ग्लानि महसूस होने लगी। विराट अपने आप ही बड़बड़ाने लगा, मैंने सुबह से जलेबी खाने का इंतजार कर रहा था। सुबह मैं नाश्ता खा कर भी नहीं गया था, परंतु इन लोगों ने मेरी जलेबी भी नहीं छोड़ी। मुझे इतनी भूख लगी थी, यह किसी दूसरे का हिस्सा कैसे खा सकते हैं? इनकी जलेबियां तो मैंने नहीं खाई थी, इन्होंने मेरी जलेबियां क्यों खा ली? यह सब कह विराट रोने लगा। उसके पापा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब जो हो गया सो हो गया, इतना क्रोध अच्छी बात नहीं है। तभी विराट रोते रोते चिल्लाकर बोला, यह सब इन नालायकों की गलती है। न यह मेरी जलेबी खाते, न मुझसे घड़ा टूटता। युधिष्ठिर बनो, दुर्योधन नहीं। तब उसकी बुआ ने उसे शांत करवाने के लिए उसके पीठ पर हाथ सहलाया और बोला, अरे तुम 5 पांडव हो, कौरव नहीं। बेटा विराट, तुम सबसे बड़े हो, युधिष्ठिर बनो, दुर्योधन नहीं। फिर उसकी हथेली पर धीमे धीमे बुद्धि करने लगी। विराट थोड़ी देर में शांत हो गया। तब उसने अपनी बुआ से पूछा, क्या मैं आपको दुर्योधन लगता हूँ? तब उसकी बुआ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता भी है दुर्योधन को बुरा क्यों कहते हैं और युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं? तो विराट कहता है, हाँ मुझे पता है, युधिष्ठिर हमेशा धर्म की बात करते थे और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात। इसलिए विराट को दी बुआ और पिता ने सीख। बुआ ने मुस्कुराकर विराट की पीठ को ठोंकते हुए बोला, हाँ यहाँ तक तो तुम सही समझ रहे, पर तुम्हें क्या पता है युधिष्ठिर हमेशा धर्म और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात क्यों करते थे? विराट ने पूछा, क्यों? तब बुआ ने बताया, क्योंकि दुर्योधन पर सदैव क्रोध सवार रहता था, वहीं धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध को जीत चुके थे। तब विराट के पापा कहते हैं, बेटा क्रोध आपसे सदैव गलत कार्य करवाएगा। क्रोध में गलत रास्ते सही लगने लगते हैं। तुम ही सोचो, क्या तुम बिना क्रोध के उस घड़े को तोड़ देते? यदि तुम्हें क्रोध नहीं आया होता, वो घड़ा नहीं टूटा होता, तो क्या तुम रो रहे होते? तुम्हारे भाई डरे सहमे होते? बुआ और दीदी जी को सफाई करनी पड़ती? क्या तुम्हारी माँ दुखी होती? यह सब क्रोध के कारण हुआ है। क्रोध गलत रास्ते का साथी है। तब विराट अपने पापा की बात समझकर दबी आवाज में कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।